नमस्कार मित्रों। आज बहुत लंबे अरसे के बाद में श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं जी क्योंकि जी आपका जो विश्लेषण होता है वो जरा हटके होता है। रूटीन जो विश्लेषण आते हैं उसमें नहीं होता है। और आज हम बात आपसे जो अनुरोध करते हैं, जिस पर बात किया जाए, वो क्रांति भूमि बिहार में जो चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव का परिणाम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देश की नजरें, विदेश की नजरें बिहार पर है, बिहार के चुनाव के परिणामों पर है। और वहां पर मोदी जी का भविष्य तो है ही है, तेजस्वी जी का भी भविष्य है और नीतीश कुमार जी का भी भविष्य वो निर्धारित करने वाला है। ऐसे समय में आपकी राय क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को आपका परिचय देने की जरूरत नहीं है। श्रवण गर्ग जी वो पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण अखबारों के संपादक रहे हैं, सबसे बड़े अखबार जूत के भी संपादक रहे हैं, प्रधान संपादक रहे हैं और बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। इससे ज्यादा क्या परिचय दिया जाए। तो श्रवण जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना बिहार पर विश्लेषण प्रस्तुत करें। आपका फिर से एक बार स्वागत है सीधू ने सक में। देखिए हरि भाई, देश में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो बिहार में गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का जीतना जरूरी है। और अगर बिहार हार गए गठबंधन तो दिक्कत हो जाएगी पूरे देश में विपक्ष के लिए। मुझे अभी जो लगता है वो ये लगता है कि महागठबंधन जीत की तरफ है। उसका बहुत, उसके सारे पैरामीटर्स पर अगर आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, पीछे का, पिछले के चुनाव का, जेडीयू का देखें, बीजेपी का देखें और तेजस्वी के आरजेडी का देखें, तो 2010 से लगा के अभी तक 20 तक सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो रहा है वो आरजेडी का रहा है। और सबसे खराब जेडीयू और बीजेपी का रहा है। इनका गिरता रहा है पूरा का पूरा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। और इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो इसमें नए लोग जो हैं, जो पूरी की पूरी जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो लोग इस बार पूरी कमान में हैं। मतलब चाहे तेजस्वी हैं या प्रशांत किशोर हैं कि चिराग हैं, इन्होंने पूरी ट्रेडिशनल लीडरशिप को बाहर कर दिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इस बिहार के इलेक्शन में दो अपॉर्चुनिटीज हैं। वो एक तो ये है कि मोदी जी को अगर देश से बाहर करना है, देश बोले तो राजनीति से या सत्ता से, तो नीतीश कुमार को बाहर करना जरूरी है। पहली शर्त ये है कि नीतीश कुमार को तोड़ना जरूरी है। वो, क्योंकि उनकी जो दो बैसाखियां हैं उसमें एक जेडीयू है केंद्र में सपोर्ट की। तो मोदी जी जानते हैं कि उनको, वो अगर बिहार हार गए तो केंद्र में भी वो चले जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और नीतीश कुमार को इसलिए जाना जरूरी है कि 20 साल से वो बने हुए हैं वहां सत्ता में। वो नीतीश कुमार और लालू मिलके 35 साल उन्होंने पूरे बिहार को वो किया है। राबड़ी, लालू और नीतीश, 35 साल किसको बोलते हैं 35 साल? दो जनरेशन्स को इन्होंने
पूरा का पूरा हजम कर लिया बिहार में। मतलब जितनी तेजस्वी की उम्र है उतना इन दोनों का शासन है, नीतीश का और राबड़ी का और लालू का। तो ये बिहार का जो चुनाव है, ये जो देश की युवान है, जो जेन जेड है, उनका चुनाव है, क्योंकि बिहार लगा भी हुआ है हमारे नेपाल से, मधुबनी से लगा हुआ है, उत्तर बिहार से लगा हुआ है। और देश में सबसे ज्यादा जेन जेड पॉपुलेशन बिहार में, और ये पूरा युवाओं का पूरा खेल है इस बार। जो इलेक्शन में भी आप कैंडिडेट्स को देखें, उनकी एज को देखें तो भी युवा है। तो ये इलेक्शन इस बार बहुत चैलेंजिंग है, और इसमें लूज करने के लिए महागठबंधन के पास ज्यादा नहीं चीज है। अभी क्या हो गया है कि हमारी पूरी डिबेट में जो एक चीज फोकस में आ रही है, वो ये आ रही है कि राहुल नहीं गए वहां बिहार, कांग्रेस क्या कर रहे हैं। प्रियंका आज जाने वाली थी, कैंसिल हो गया उनका जाना। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने वाला था, घोषणा पत्र, तो प्रियंका नहीं है उसमें। राहुल को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या हो गया। तो क्या महागठबंधन हार जाएगा क्या? थोड़ा सा सेटबैक तो लगा है, लगेगा। पर जो अभी सुन रहे हैं कि राहुल आ जाएंगे वहां कल परसों में, मुजफ्फरपुर में उनकी बड़ी सभा है, तो चीजें समझ जाएंगी, ऐसा बोलते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव है, ये बेसिकली तेजस्वी वर्सेस है। इसलिए वहाँ कांग्रेस पहले भी नहीं थी और अभी भी कांग्रेस राहुल के होने से एक, जैसे कहते हैं कि एक एडिशनल सपोर्ट जिसको कहना चाहिए, मिलेगा, बड़ा सपोर्ट मिलेगा, मॉरल सपोर्ट। और वो मिल जाएगा तो बहुत लैंडस्लाइड हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि कौन जीतेगा वहां, बेसिकली जो बात चल रही है। तो जैसे बोले आरजेडी को ने इसने एक 143 सीट ली है, 243 में से 143। अब अगर आरजेडी का स्ट्राइक रेट हम पीछे के सारे देखें चुनावों के, तो मेरा ऐसा मानना है कि आरजेडी को कम से कम 90 से 100 सीट मिलना चाहिए। 90 भी मिलती है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 90 सीट में मिनिमम मान रहा हूँ, 143 में से 90 में मिनिमम मान रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है। तो 90 सीट ये बोलते हैं। कांग्रेस ने पीछे 70 सीट ली थी, उसमें से 19 जीती। तब राहुल पिक्चर में नहीं थे 2020 में। इस बार 61 सीटें ली है कांग्रेस ने, 60 सीटें 61 सीटें, मतलब 10 सीट कम ली है, कम मिली है। और 10 पर फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस की अपने ही महागठबंधन के लोगों से। तो वो मान के चलो कि वो 10 सीट हारने वाले हैं महागठबंधन या कांग्रेस। पिछले बार का स्ट्राइक रेट भी कांग्रेस का मान ले 20-19 सीट का, और इस बार मान ले 50 पर वो लड़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम राहुल ने जो इतनी मेहनत की है, कैंडिडेट्स बहुत अच्छे खड़े किए हैं, 30 सीट जीतना चाहिए। तो 90 और 30 120 हो गई, हो गया बहुमत 243 में 120 अगर हो गई। सीपीएम का जो स्ट्राइक रेट है पिछली बार का 15 सीट उनने जीती थी,
सबसे अच्छा सीपीएम का स्ट्राइक है और सबसे अच्छे कैंडिडेट सीपीएम के हैं। वो उन्होंने 20 कैंडिडेट सीपीएम सीपीएम CPIML एल, हाँ, लिबरेशन, यस, लिबरेशन भट्टाचार्य वाले। भट्टाचार्य, दीपक भट्टाचार्य, 20 सीट है उनका। पिछले बार का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 20 में से 20 जीतना चाहिए, पर फिर भी 15 मान लें तो 120 और 15 कितने हो गए, 135 हो गए। सीपीआई ने 9 लिया है सीट, उसका भी पिछली बार का रिकॉर्ड अच्छा है। और वीआईपी पार्टी ने 15 लिया। वीआईपी के सामने चैलेंज ये है कि उसको साहनी को डिप्टी सीएम बनाया, तो निषाद मल्ला और ये तमाम जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन है। ये विकासशील पार्टी पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी, तो 4 सीट मिली थी। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार कम से कम 12 सीट ये जीतेगा। अब इसमें केवल एक है, मतलब बहुमत तो हो गया महागठबंधन। एक चीज है कि राहुल और प्रियंका अगर आखिर के 4-5 दिन में लग जाएंगे तो कांग्रेस की 50 में से 40 सीट आ जाएगी, 35 सीट आ जाएगी। तो 35 सीट बहुत बढ़िया होंगी। 35 सीट इनकी आ जाए, तेजस्वी की 90 नहीं आए, 80 आ जाए, और सीपीआई एमएल की 20 में से 10 आ जाए, 12 आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, मतलब जो मुझे लग रहा है, महागठबंधन का ही बता रहा हूँ आपको मैं। ये आपको गणित मैंने महागठबंधन का बताया है जी। जो पूरा करो। इतने डरे हुए हैं कि गुजरात से 10 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, आईएएस के लोगों को इलेक्शन की ड्यूटी के लिए। 66 लाख वोटर्स को काट दिया है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट उन्होंने बांटने के लिए दे दिया है, पर उनके यहाँ भीड़ आती नहीं है, कुर्सियां खाली रहती है। और तेजस्वी की सभाओं में आप देखें भयानक भीड़ है। तो बिहार में जो मुझे नजर आता है इस समय, वो ये नजर आता है कि तेजस्वी का पलड़ा भारी है और उनकी तो सरकार बनना चाहिए, बनेगी ऐसा लगता है। जो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो ये है। अब इसमें एक फैक्टर जो बड़ा फैक्टर ये है कि कांग्रेस आज बीजेपी ने 101 सीटें ली है अपने पास। मुझे नहीं लगता कि वो 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी, जो उनका रिकॉर्ड रहा है पिछली बार, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी है। जेडीयू ने 101 सीटें ली है। पिछली बार बोलते थे चिराग के कारण उनको 30 सीटें कम हो गई, पर वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार को सीटें बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी, मतलब उतनी ही रहेंगी। और चिराग को पिछली बार भी 1 सीट मिली थी केवल, हालांकि वोट परसेंटेज उनका 5.66 था, पर 1 सीट उनको मिली थी। तो आप वो लड़ तो रहा है चिराग 29 सीटों पर। मुझे नहीं लगता कि वो 10-12 सीटों से ज्यादा निकाल पाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा है चिराग। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कारण क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 29 सीटें में कितनी जीतेगा। तो अगर वो बोल दे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना है, चुनाव लड़ेगा, तो वो
चुनाव हारने के बाद मोदी जी उसको दिल्ली से बाहर कर देंगे, मंत्री नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट की सीट भी छोड़ना पड़ेगी। प्रशांत किशोर भी 116 सीटों पर लड़ रहे हैं, पर वो खुद नहीं लड़ रहे। ये दोनों के दोनों कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनका नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ये जो बिहार का चुनाव है काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये कि तेजस्वी अटैक नहीं कर रहे हैं इन पर, नीतीश कुमार पर। आपने ये नोट किया होगा कि और नीतीश कुमार भी जेडीयू पर ज्यादा अटैक नहीं कर रहे, आरजेडी पर ज्यादा अटैक नहीं कर रहे। आरजेडी पर सबसे ज्यादा अटैक कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है, पर नीतीश कुमार नहीं कर रहे। और तेजस्वी भी उनके बारे में चाचा चाचा करके बोलते हैं, पर उनका अटैक नहीं करते। तो नीतीश कुमार की लॉयल्टी को सस्पिशियस बना दिया है आरजेडी ने। और वो खुद ने भी बना लिया है, बार बार एक्सप्लेनेशन कि मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा करके सफाई दे दे के। तो बीजेपी अपने दम पर वहां जीत नहीं पाएगी चुनाव। 101 सीटों से कैसे काम चलेगा? तो 101 सीटों में स्ट्राइक रेट अगर 70 का भी रखें और 60 का भी रखें, तो नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें 40 सीटें जीत पाएंगे। तो ये जो पिछली बार गणित था एनडीए के पक्ष में कि उनको 125 सीट मिल गई और इसको 110 मिली महागठबंधन को, अब इस बार उल्टा होने वाला है कि महागठबंधन को, मेरा ऐसा मानना है कि 140 के करीब 140 से 50 सीट मिलना चाहिए और एनडीए का पूरा जो खेल है वो 110 सीटों के नीचे आना चाहिए, 110, 115, 120 के नीचे आना चाहिए। तो प्लस माइनस कुछ हो सकता है, क्योंकि सीटें तो 243 हैं, इसलिए दोनों तरफ कुछ सीटें कम हो सकती है। मगर ऑपरेशन लोटस हो सकता है। ऑपरेशन लोटस सब कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन लोटस की पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है। एक चीज जो देखने की चीज है वो ये है कि इनको पता था कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र की तरह संभव नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो हिंदू वोट है वो बिल्कुल नहीं है इनके पास। पूरा बिहार पिछड़े लोगों का है, ईबीसी का है, तो इसलिए महाराष्ट्र जैसा नहीं है। और तो यहाँ पर ये लोग बहुत जागरूक हैं, सारे के सारे युवान जितने हैं पार्टियां हैं। तो इन्होंने क्या किया, वोटर्स को कम कर दिया। जो लोटस करना था इन्होंने उसको वोट काटने में एसआईआर में कन्वर्ट कर दिया जी। इनको पता है कि अब जो स्टेट्स हैं वो अपोजिशन की हैं, चाहे बिहार है कि बंगाल है कि तमिलनाडु है, ये एसआईआर वहां नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इन्होंने जो अभी लिस्ट घोषित की उसमें असम को इंक्लूड नहीं किया, जो ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है 12 जो स्टेट्स उसमें असम नहीं है। असम के बारे में कह रहे हैं कि वो अलग से घोषणा करेंगे, स्पेशल घोषणा करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी का स्टेट है। तो इसलिए ये वोट काट रहे हैं, वोटर्स काट रहे हैं अपोजिशन के स्टेट में। बंगाल में काटेंगे सीएए के चक्कर में।
सिटीजन्स अमेंडमेंट लॉ के करके बिहार में उनके 2 कार्ड फेल हो गए। बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया और घुसपैठियों का कार्ड फेल हो गया। वो बता ही नहीं पाए कोई भी घुसपैठिया है क्या, एक भी। और जैसे ही उन्होंने योगी जी को बुलाया सभा करने और उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, उसके बाद से योगी जी का आना बंद कर दिया उन्होंने। वह नहीं चलता, योगी जी का एंट्री नहीं है वहां। तेजस्वी ने कहा कि हम सत्ता में आ गए तो जो वक्फ लॉ बना है उसको खत्म कर देंगे, तो उसके बारे में बीजेपी ने कुछ बोला नहीं है, रिएक्ट नहीं किया है कि ये गलत कर रहे हैं, ये करेंगे, कुछ नहीं बोला है। क्योंकि एक जो मुसलमान वोटों का, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन है वो ऑलरेडी इनके साथ चला गया है, महागठबंधन के साथ जी। तो जितने अभी पैरामीटर्स हमको नजर आ रहे हैं वो ये कि, और एक चीज और है, इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी अच्छे कैंडिडेट्स हैं पिछली बार के मुकाबले। एक कंट्रोवर्सी ये चली है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जो हाँ, उनके प्रभारी नहीं। पूरा गलत है, 100% गलत है। ये जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो मट्ठे हैं, मठाधीश हैं, उनकी जब नहीं चलती है तो वो आरोप लगाते हैं जी। इस तरह के। क्योंकि राहुल के साथ जो लोग काम करते हैं उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उनका इस तरह का करप्ट होना ही नहीं चाहिए 100%। तो जब ये आरोप लगा कि कृष्णा अल्लावेरू ने पैसे लिए, इसका मतलब ये कि कांग्रेस की लोग ये कह रहे हैं कि राहुल ने पैसे लिए, ये आरोप होता है। तो इसलिए कृष्णा अल्लावेरू क्या करेगा, पैसे लेके कहाँ जाएगा? इतने इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहा है, कारपोरेट सेक्टर में रहा है और टेस्टेड है यहाँ का राहुल की टीम का आदमी। तो इसलिए ये जो चुनाव है राहुल को अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है बिहार में, और अब बीजेपी से भी लड़ना पड़ रहा है। सही बात। तो इसलिए ये मैंने आपके टॉक में वो तमाम मुद्दे लिए जो चर्चा में है कि भाई इन्होंने पैसे लेके वो किया, राहुल क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल के जाने की जरूरत तो है, पर अगर नहीं भी जाएंगे तो नुकसान, फायदा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नुकसान मतलब पिछली बार से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, पर नुकसान मतलब वो अगर जाएं तो 50 सीटें हो सकती है। क्योंकि जो उन्होंने जो भारत जो वोटर्स अधिकार यात्रा की उसके इलाके में सारी सीटें स्वीप कर सकते हैं। अगर आप उनकी भारत जोड़ो पहली भारत जोड़ो यात्रा देखें तो कर्नाटक और तेलंगाना के जिस भी रूट से वो निकले वहां सब उन्होंने सफाया कर दिया बीजेपी का और बीआरएस का तेलंगाना। तो ये जो इलेक्शन है पूरा आप पाएंगे कि इसमें इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, महागठबंधन में दीपंकर भट्टाचार्य हैं और विकासशील में मुकेश सहनी है, सीपीआई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा की है मुकेश सहनी की। उनका कहना है कि सेकंड चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई मुस्लिम भी हो सकता है। तो वो बड़ा फर्क कर देगा वहां, क्योंकि सीमांचल का पूरा जो इलाका है और तमाम जो बिहार का जो मुस्लिम वोट है बहुत बड़ा वोट है। हालांकि
सभी दलों ने बहुत ज्यादा सीटें तो दी नहीं है, पर फिर भी महागठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें दी है मुस्लिम। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है, बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी मुसलमान को। जेडीयू ने दिए 3-4 पिछली बार के मुकाबले कम कर दिए। तो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो जो दी है वो मुसलमानों को, मुस्लिम कैंडिडेट्स को महागठबंधन ने दी है, कांग्रेस ने दी है। सबसे ज्यादा तो तेजस्वी ने दी है जी, फिर कांग्रेस ने दी है, और फिर सीपीआई एमएल ने भी दी है, सबने दी है। तो श्रवण जी, जी, इसका मतलब ये तो फिर मोदी जी का क्या होगा? हाँ, मैं अब उस पर आता हूँ आखिरी बात करने को, कि मोदी जी अगर हार गए तो उनको दिल्ली में बहुत दिक्कत आने वाली है। और अगर उन्होंने जो अभी तक किया वहाँ चुनाव जीतने के लिए, उससे आगे बढ़ के कुछ करेंगे, तोड़फोड़ या उनकी कुछ पार्टी की तरफ से कुछ बेईमानी होगी, तो वो उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में 40 सीटें ऐसी थी, वो 2% के मार्जिन से उसका फेरबदल हुआ था, हार जीत का फैसला हुआ। तो इसलिए क्या होगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, और बीजेपी के पास गेन करने को कुछ है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में भी 71 सीटों से ज्यादा नहीं मिली है उसको। 2010 में 91 सीटें मिली जी, 2015 में 53 मिली, और 2020 में 74 मिली। ये उसका 74 का बेस्ट परफॉर्मेंस है, 2020 का 74 सीट का। आरजेडी को 75 थी उस समय। तो आरजेडी को 43 थी 2020 में। नहीं, 2020 में। 2020 में आरजेडी को 75 थी। हाँ, तो और एमआईएम परेशान किया वहां पर। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की गेम खेल रहे थे। हाँ, तो कांग्रेस ने भी परेशान किया आरजेडी को, 30 सीटों पर 70 सीटों पर लड़के 19 सीटें जीती जी, और ओवैसी ने भी परेशान किया वहाँ। इस बार तेजस्वी ने बहुत बहादुरी और उसके साथ काम किया है, समझदारी के साथ काम किया है। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो इस बार इम्प्रूव हो जाएगा, सीटें कम, इम्प्रूवमेंट ज्यादा। मतलब 19 से, तो पिछली बार राहुल नहीं थे तो 19 थी, जी, इस बार हारने वाली सीटें कम है। तो 60 में से या 50 में से अगर 35 सीटें भी जीत ले, 30 सीटें भी, तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो 30 सीट ये जीत जाए, और आरजेडी की पिछली बार 75 सीटें थी, वो अगर 90 हो जाए तो 90 और जैसा मैंने कहा 90 और 30 120, और ये सीपीआई एमएल और सीपीआई और विकासशील मिला के, मेरा ऐसा मानना है आज की तारीख में, अगर आज बोले, हम आज बात कर रहे हैं जी, तो महागठबंधन को 150 सीटें मिलना चाहिए, 150 सीटें। तो फिर तोड़फोड़ नहीं होगा। तो बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं होगा, और इस बार तो कोई चांसेस नहीं है कि कोई तोड़फोड़ हो सके। तो इसलिए हरि भाई, ये जो चुनाव है मोदी जी के लिए बहुत नुकसान का चुनाव होने वाला है। अच्छा, दूसरा ये कि
अगर वो तोड़फोड़ करके सरकार बनाते हैं तो भी जेडीयू पूरा खत्म हो जाएगा इस चुनाव में, और उसके बाद उनकी केंद्र में जेडीयू की क्या हालत रहेगी बैसाखी के तौर पर हम नहीं बोल सकते। फिर चंद्रबाबू भी सोचेगा। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह उखड़ने वाले हैं इस चुनाव के बाद। जो सबसे नाराज होने वाला आदमी है इस चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार होने वाला है। वो दो तरीके से होगा, वो कभी कुछ अनहोनी हो जाए और एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाए तो नीतीश कुमार पागल हो जाएंगे, और अगर एनडीए हार जाए तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते। और महागठबंधन ने तो चीफ मिनिस्टर भी घोषित कर दिया, डिप्टी चीफ सीएम भी कर दिया, तो नीतीश के लिए तो वहां भी कोई रास्ता नहीं है। और नीतीश कुमार को वो बोले कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो भी अब वाइस प्रेसिडेंट तो अभी बना है वहां पर नया। तो इसलिए ये चुनाव मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है और अमित शाह के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। केवल एक ही तरीका है कि ये कोई बहुत बड़ी बेईमानी करें ये लोग, तो वो बेईमानी अगर की तो बिहार में, हम तो जो बिहार को जानते हैं वो बिहार तो बर्दाश्त नहीं करता है, क्रांति की भूमि है, क्रांति की भूमि है। तो इसलिए बिहार को अगर इन्होंने थोड़ा सा भी पेट्रोल डाला तो वो आग लग जाएगी और वो पूरे देश को झुलसा देगी। आप देख रहे हैं कि संघ इस बार एक्टिव नहीं है, वहां संघ नहीं है कहीं, संघ को आने ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मुसलमान जो है बुरी तरह संघ से भी नाराज है, योगी से भी नाराज है। तो इसलिए जितना नुकसान गिरिराज सिंह कर सकते हैं वो कर रहे हैं वहां बीजेपी का। हमको हमारा एक डर ये है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग योगी की लॉबी कहें, जैसा आरोप लगा रहे हैं या संघ की लॉबी कहें, उनका इंटरेस्ट है कि ये मोदी जी हार जाए इस चुनाव। तो मोदी जी को वो मानते हैं कमजोर करना जरूरी है, नहीं तो बीजेपी को वो खत्म कर देंगे। तो उनका मानना है बीजेपी को जिंदा करने के लिए, संघ को बनाए रखने के लिए मोदी जी को बिहार में आना जरूरी है। मगर केंद्र में सरकार जाएगी तो क्या होगा? संघ केंद्र में चलेगी, केंद्र में कुछ नहीं होगा, केंद्र में कौन कैसे गिराएगा, कोई नहीं गिराएगा। अभी 3.5 साल बाकी है, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है अभी से चुनाव में जाने का। मोदी जी की जगह पर दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा? कोई नहीं है मोदी जी की जगह, कोई है ही नहीं, बीजेपी में कोई है नहीं। अमित शाह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और कोई है नहीं, तो इसलिए मोदी जी रहेंगे। तो इसलिए मैं उस बारे में तो अभी बात नहीं करता क्या होगा, पर मोदी जी बहुत अनस्टेबल, कमजोर हो जाएंगे जी। इसलिए ये चुनाव हमारे लिए, देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और गुजरात के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा गुजरात में अभी उन्होंने पूरा कैबिनेट इसीलिए बदला कि एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करने का एक ही तरीका उन्होंने सोचा है कि सब लोगों को बदल दो। तो अब बिहार में चुनाव में के बाद ये चीफ मिनिस्टर को भी गुजरात में बदल देंगे। अभी तक रोक के रखा है, क्योंकि अगर बदल देते तो उसका विपरीत असर बिहार पर पड़ता जी। तो सी आर पाटिल को तो बदल ही दिया आपके यहाँ पे, उन्होंने नया अध्यक्ष तो बन ही गया है, बन गया ना आपके यहाँ गुजरात में। हाँ, वो नए अध्यक्ष बनाए गए, प्रदेशाध्यक्ष। हाँ, इसलिए अभी बहुत दिक्कत चल रही है बीजेपी के सामने, बहुत जबरदस्त दिक्कत चल रही है। बिहार में केवल एक चीज इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, कोई नेता नहीं है।
तो इसका मतलब है कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है? नहीं, मैं ऐसा प्रेडिक्शन तो कभी करता नहीं ना किसी चीज नहीं, का। यानी आपका जो आकलन है वो उसी दिशा में जा रहा है। हाँ, तो उस हिसाब से तो तय है, बनना भी चाहिए उसको, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जी। राहुल और प्रियंका अगर आज 28 तारीख है, कल के बाद जोर लगा दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा मॉरल में। और अगर इन दोनों के आने से 8-10 सीटें भी फर्क पड़ जाए, ये पूरा इलेक्शन जो है हरि भाई 20-25 सीटें तय करने वाली, और ज्यादा नहीं करेगी। और ये महाराष्ट्र या हरियाणा टाइप हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे इस बार, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी बिहार में इनके पास कुछ है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है बीजेपी के पास, और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी पूरी नीतीश कुमार के हाथ में है। जी हाँ। तो इनके पास इलेक्शन कमीशन के अलावा कुछ नहीं है। जी आप एक चीज देखिए ना, इनके पास क्या है। सही बात। तो इसलिए मोदी जी बहुत अकेले हैं बिहार में, उनके पास कुछ भी नहीं है। जी श्रवण जी, आज आपने जो विश्लेषण किया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा। यानी वाइड रेंज ऑफ जो प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आपने बराबर समझाए हमारे दर्शकों को। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप बहुत समय के बाद हमसे जुड़े और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद फिर मिलते हैं। तब तक तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं तो उसका विश्लेषण करने में मजा आएगा। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके, नमस्कार।